नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। पूरे देश में, देश क्या पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। अलग अलग देशों में लगातार इस्तीफे भी हो रहे हैं। उसमें कुछ राष्ट्राध्यक्ष हैं, कुछ पूर्व राष्ट्राध्यक्ष हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, सब तरफ से। और हमारे देश में सबसे ज्यादा हंगामा अगर कहीं चल रहा है तो वो संसद में चल रहा है, वो भी सिर्फ एक आदमी को लेकर के। 15 लगभग एक पखवाड़ा बीत चुका है। विपक्ष को बोलने नहीं देंगे। उसमें भी नेता प्रतिपक्ष अगर संसद के भीतर आ जाए तो पूरी कोशिश होती है कि उनको बोलने न दिया जाए। अगर स्पीकर उन्हें बोलने की इजाजत देते भी हैं, नियमों के दायरे में, नियमावली के दायरे में, संविधान के दायरे में, तो सत्ता पक्ष की तरफ से कोई न कोई खड़ा होकर के टोका-टाकी जरूर करेगा। इसी संदर्भ में पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक पुस्तक लेकर के आए वो, जिसका उद्धरण 4 लाइन पढ़ना चाहते थे, वो भी पढ़ने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सब लोग मौजूद थे। मुद्दा क्या था उस पुस्तक का, उसको हटा दिया गया। किताब पर बहस शुरू कर दी गई पूरे देश भर में कि वो किताब छपी है, नहीं छपी है। पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी, FIR भी शुरू कर दिया। लेकिन मेन मुद्दा कि पूर्व सेना अध्यक्ष अपने देश की सीमा की सुरक्षा करने के दौरान अगर कोई सवाल करते हैं, उस पर क्या उत्तर मिलता है, ये पूरा का पूरा विषय ही उस प्रक्रिया से हटा दिया गया। इस हफ्ते में बजट पर बोलने के लिए एक चीज मैं बीच में छूट गया। पहली बार इतिहास में हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर निचली सदन में कोई धन्यवाद प्रकाश करने के लिए न सत्ता पक्ष से, विपक्ष से तो बोलने ही नहीं दिया गया। सत्ता पक्ष से नेता सदन खुद उस सदन के भीतर आए ही नहीं। तमाम सारी कोशिशें की गई, मुलम्मा लगाने की, पालिश करने की, बचाने की बहुत सारी कोशिश की गई। नतीजा क्या रहा कि स्पीकर के खिलाफ इस आजाद भारत में चौथी बार अविश्वास प्रस्ताव दिया गया। बजट सत्र के दौरान जब नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दिया गया, उन्होंने बजट जो पेश किया गया है उसके साथ साथ जो अमेरिकी डील हुई है उसका पर्दाफाश करना शुरू किया। करते करते उन्होंने बहुत कुछ खुलासा कर भी दिया। ये दिगर बात है कि स्पीकर ने फिर उन्हें टोका कि ये आप नहीं बोल सकते। लेकिन इससे ज्यादा रोचक यह है कि स्पीकर ने सत्ता पक्ष को बचाया नहीं। जब संसदीय कार्य मंत्री ने राहुल गांधी से, नेता प्रतिपक्ष से सारे रिकॉर्ड सदन के टेबल पर रखने की बात की और तत्काल नेता प्रतिपक्ष तैयार हो गए, तो उस स्थिति को, उसकी भयावहता को समझते हुए कि सरकार के लिए ही ये संकट पैदा कर देगा, भारी संकट पैदा कर देगा, क्योंकि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा, स्पीकर ने उनको मना कर दिया। शाम से जो प्रक्रिया शुरू हुई कि हम उनके खिलाफ प्रस्ताव ले आएंगे विशेषाधिकार हनन का, वो भी नहीं हुआ। और एक नेता है, उनके सांसद हैं, मंत्री भी हैं, उनका नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझता हूं, कोई दुबे जी हैं। उन्होंने एक मोशन ले आया है कि नेता प्रतिपक्ष की सदस्यता रद्द की जाए
और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए। इसी सब पर बात करने के लिए हम यहां उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह जी। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्रक्रिया चल रही है सामने, जिसमें कि प्रियंका गांधी जी के ऊपर भी कुछ आरोप लगे कि वो उनकी उपस्थिति में स्पीकर के कमरे में गाली गलौज किया कांग्रेस के सदस्यों ने, और नेता प्रतिपक्ष के ऊपर तो पूरी बीजेपी और उनकी पूरी ट्रोल टीम, सारा देश लगभग उनके जो भक्तगण हैं सब लगे हुए हैं। आखिर इसका हमने जो इस शुरुआत में कही कि पूरे मुद्दे को ही घुमा दिया गया। मामला था नरवणे साहब ने क्या कहा है, उसको हटा, उसको एकदम से साइडलाइन कर दिया गया और सारी चर्चा शुरू हो गई कि किताब छपी है कि नहीं छपी है। मुद्दा तो ये था नहीं, नेता प्रतिपक्ष तो देश को लेकर के सुरक्षा का मामला था, वो मुद्दा सामने ले आना चाहते थे। इस पूरी प्रक्रिया पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस रूप से इसको देख रहे हैं? देखिए, ये जो जितने सारे प्रकरण को आपने बताया बहुत विस्तारित तरीके से, उसमें सबसे प्रमुख बात क्या थी कि इस सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी के जो छद्म राष्ट्रवाद का जो चेहरा करीब 12 साल से ओढ़ करके चल रहे थे, उसको पूरी तरह से या करिए उस नकाब को उतार के रख दिया। और इसी वजह से एक सदन में आए, लेकिन उच्च सदन में प्रधानमंत्री जी दिखाई नहीं दी। और वर्तमान स्थिति में चूंकि ये सत्र जो चल रहा है लोकसभा संसद का, वो आज समाप्त हुआ है। अब अगला सत्र होली के बाद शुरू होगा, 9 मार्च से जी। तो इस पूरे सत्र में आपने देखा कि आते आते जो कथित चाणक्य बोले जाते हैं वो भी गायब हो गए, वो भी नदारद थे। और उसके बाद कथित चाणक्य ने अपने चेले फर्जी कांत यानी डिग्री कांत दुबे को जिम्मेदारी दे दी, और उस पर भी बीजेपी बैकफुट पे आ गई जब राहुल गांधी के ऊपर कहा कि हम ये प्रस्ताव लाएंगे कि जीवन में चुनाव न लड़ने पाए, तमाम चीज। हो क्या रहा है कि राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि जो लोग हिंदुस्तान से, अपने देश से, अपने जल जंगल जमीन से और अपने लोगों से, आवाम से प्रेम और मोहब्बत करते हैं, वो राहुल गांधी जी की भाषा को समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जो लगातार 12 साल से ठग रहा था, राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सीधे हमला किया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार को या कांग्रेस के नेताओं को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आजादी के पहले हमारे नेता, हमारे पूर्वज शहादत ही नहीं दिए, यहाँ के तमाम देश के हजारों क्रांतिकारियों के साथ कैसे लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, कैसे जेलों में रहे। एक नमूना भी उनके पास नहीं मिलता कि किसी अंग्रेज को सिक्योरिटी किसी संघी ने और हिंदू महासभा के लोगों ने काटा हो, बनस्पत अंग्रेजों के दलाल और अंग्रेजों के वहां से माफी वीर और वहां पेंशन लेकर के जीवन यापन करने वाले। उसके बाद देश आजाद हुआ तो देश ने जहां पे विकास की रफ्तार पकड़ी, दुनिया के विकासशील देशों में जहां अग्रणी होकर के नेहरू जी से लेकर के और आने वाले प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, उस समय हमने सीमा का, देश की भौगोलिक सीमा का विस्तार भी किया। इंदिरा गांधी जी ने सिक्किम को लिया। उसके बाद हमने अपने पड़ोसी दुश्मन जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए। और जिस अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी जी आज लगातार झुके हुए हैं, 100 बार जिस डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो युद्ध पहलगाम की घटना को लेकर के हो रहा था, हमने धमकी दी, ट्रेड की कि तुम्हारे साथ व्यापार संधि नहीं होगी, और तब मैंने सीज फायर किया तो नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। अभी फिर बोला, अभी 100 बार हो गए। तो मैं इस चीज को कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी जी को उस समय भी वहां के राष्ट्रपति निक्सन हुआ करते थे, और निक्सन ने जब कहा कि 7वां बेड़ा जा रहा है, तो श्रीमती गांधी ने कहा कि 7वां नहीं 70वां बेड़ा आएगा तो भी हिंदुस्तान अपना पैर पीछे नहीं खींचेगा। और 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हमने बांग्लादेश। तो हमें ये कहना है कि हमें राष्ट्रवाद और देश के प्रति जो भारत लगातार जो सत्ता में सरकार है, हर सदन में नेहरू जी के बिना इनका सत्र नहीं पूरा होता। मोदी जी जब बोलेंगे तो कांग्रेस, नेहरू जी, वो ये नहीं सोचते कि पंडित नेहरू भी तो एक लंबी लड़ाई के बाद देश आजाद हुआ था। पंडित नेहरू की एक स्पीच दिखा दीजिए। 16 सालों में जिस व्यक्ति ने
क्या क्या नहीं दिया इस देश के संस्थान, औद्योगिक संस्थानों को लेकर के, हम इंस्टीट्यूशनल संस्थानों को लेकर के, डेमोक्रेटिक संस्थानों को लेकर के, संवैधानिक संस्थानों को लेकर के क्या नहीं बनाया। एक उजड़ा हुआ भारत मिला था और उसको एक विकास की धारा मिलाने का। कभी पंडित नेहरू ने नहीं कहा कि मुझे मैकडोनाल्ड ने काम करने से रोक दिया, मुझे फलाने किसी अंग्रेज ने रोक दिया, मुझे प्रिंसेस ने ये करने नहीं दिया, मुझे लॉर्ड पंचम ने धमका दिया है, ये तो कभी नहीं कहा। पंडित नेहरू क्योंकि इस दिमाग के नहीं थे, नहीं सोच के थे। तो आज जो सरकार है, मुझे लगता है कि मोदी जी लगातार जिस तरह से हर सत्र में आते हैं, वो अपनी बात क्यों नहीं करते। तो आज इसको लेकर के राहुल गांधी जब इस सत्र में आए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि देशभक्ति का जो लोग हमें प्रमाण पत्र देते थे, 2020 में 30-31 अगस्त को जब लद्दाख में चीन के टैंक हमारे सीमा पे आ गए, नो मैंस लैंड के नजदीक आ गए, तो वहां पे जो सैन्य अधिकारी था उसने उस समय के निवर्तमान सेना, माफ कीजिएगा, उस समय के सेनाध्यक्ष MM नरवणे साहब को कहा कि सर हम क्या करें, चीनी टैंक आ गए हैं। तो नरवणे साहब ने उस समय के देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को कहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा कि ये जो इस घटना का जिक्र किया, द स्टार ऑफ फोर डेस्टिनी, तो ये उसमें जब उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि तब मुझे 2 घंटे बाद ये जवाब आया कि जैसा उचित लगे वैसा करो, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। और ये वक्तव्य देश के रक्षा मंत्री के थे। इस बात को रोका गया, साहब ये किताब छपी नहीं, वो ऐसे छपी नहीं, सब चीज आया। और नरवणे साहब का ट्वीट भी राहुल गांधी ने दिखाया कि साहब नरवणे साहब ने 2024 में इस चीज को कहा है कि मेरी किताब यहां पे है, अमेजन पे उपलब्ध थी, सब कुछ थी। लेकिन जिस तरह से जो उसकी किताब की प्रकाशन कंपनी वाली कंपनी तो उसको किस तरह से धमकाएगी, उसकी बात बदल गई। सब बात ये था कि अगर MM नरवणे साहब की बात अगर वो पीछे हटते उस समय तक, क्योंकि अभी तो MM नरवणे साहब का बयान बदल गया, भाई सरकार से हमको पेंशन से लेकर तमाम सुविधाएं लेनी है। और ये कहने में गुरेज नहीं है कि सरकार ने अपने ऊपर जिसने भी उंगली उठाई, पत्रकार से लेकर के मंत्री तक, एक व्यापारी तक, उसको भी जेल की सलाखों में या उसका पूरी तरह से नुकसान कैसे किया वो किया है। तो राहुल गांधी जी उसके प्रत्यक्ष गवाह है कि 56 घंटे ईडी के पास बैठाया, वो भी 1 रुपए की बेईमानी का नहीं निकला कुछ नहीं। तो राहुल गांधी भी आज शायद सदस्यता तो ले ही ली थी, जेल भी होते आज राहुल गांधी, जैसे तमाम नेता ईडी में गए। तो राहुल गांधी जी ने इस चीज को दिखाया, ये सरकार जो सैनिकों की सबसे बड़ी हिमायती बनती है, देश की रक्षा करने की हिमायती बनती है, कथित प्रधानमंत्री जी 56 इंच वाले बनते हैं, वो 56 इंच वाला प्रधानमंत्री इतना कमजोर हो गया जो ये कहता था कि एक अकेला संसद में कहता था, पूरे देश ने देखा एक अकेला सब पे भारी। वहां पे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि एक अकेला राहुल गांधी अपने देश के लिए लड़ रहा है और ये वीरों की फौज जिसका नेता प्रधानमंत्री वो भाग गया और सदन नहीं दिखता। इसलिए पहला तो ये था। दूसरी बात थी कि राहुल गांधी जी ने पूरे देश को धन्यवाद देना चाहता हूं कि MM नरवणे साहब की किताब की सच्चाई पूरे देश ने जान ली। जिस तरह से बिरला साहब ने सीधे लोकसभा अध्यक्ष ने यह कहा कि साहब मुझे गुप्त सूचना मिली थी कि महिला सांसदों द्वारा कांग्रेस की, अरे भाई उसमें प्रियंका गांधी जी भी 11 सांसदों में थी और वो हमला कर देती। लोग भूल गए क्या 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का वीडियो है, उनके मुंह पर कागज फेंका जा रहा है और कह रहे हैं फाड़ो फेंको फाड़ो फेंको। ये भाजपा को कुछ लोग जहां दिवंगत हो गए, तब वहां पे कांग्रेस के सांसद खड़े हैं। कोई हमारा उस समय लोकसभा स्पीकर थी, मुझे लगता है मीरा कुमार थी, कहीं कुछ नहीं बोल रही है। और तब तो नहीं कहा गया कि मनमोहन सिंह, जिनको कहा बहुत मोहन सिंह है, यही कहते थे मोदी जी। मनमोहन सिंह ने पूरा राष्ट्रपति के भाषण अपनी बातें रखी और भाजपा के लोगों ने पूरी तरह से प्रधानमंत्री का अपमान किया, तब तो नहीं डरे हम। लेकिन ये प्रधानमंत्री और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कहते कि हमने प्रधानमंत्री जी का मत आइए। दिक्कत क्या है कि एक कॉन्स्पिरेसी रची गई और उसका सच ये आया कि ओम बिरला से लेकर के सारे लोग इस बात पे लग गए कि कहीं ये बात की खुलासा। दूसरा जो था MM नरवणे के बाद मामला था एप्स्टीन फाइल का। एप्स्टीन फाइल पे बार बार इस चीज को मैंने पहले भी कहा कि पूरी दुनिया में भूचाल मचा हुआ है। एक नर बलि लेने वाला
बच्चों की नरबली लेने वाला पिशाच, छोटी छोटी बालिकाओं का रेप कराने वाले, जघन्य उनके मांस टुकड़े खाने वाले, ऐसे नीच किस्म के इंसान के साथ अगर देश के प्रधानमंत्री का नाम जुड़ता है, देश के किसी व्यक्ति का नाम जुड़ता है, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है, उससे बड़ा मानवद्रोही कोई नहीं है वो। और भाई जानवर भी अपने कुल के जानवरों का मांस नहीं खाता, ये जानवर से भी बदतर लोग हैं। तो नाम आया तो उसको लेकर के जब वहां पे इस चीज की चर्चा होती तो पता चला कि मोदी जी को वहां, और क्या कहा उन लोगों ने, ऐसा कुछ भी तो नहीं कहा। तो बिरला साहब ने वहां पे तीसरा, बार बार कहा जा रहा है कि साहब किसी किताब का उल्लेख नहीं करेंगे, राहुल गांधी बोल नहीं सकते। और एक व्यक्ति जो फर्जी डिग्री कांत दुबे, जिसकी डिग्रियां आज तक कोर्ट के दायरे में है, खैर उसके बारे में क्या कहना हो, तो इनके यहां लंबी सीरीज है, स्मृति ईरानी से लेकर के स्वयं प्रधानमंत्री जी हैं, 12 साल तक देश उनकी डिग्री नहीं देख पाया। तो ये लोग पता चला कि राहुल गांधी को इस पे फंसाने के लिए है। और वो पंडित नेहरू की उनकी बहन, कहीं नयनतारा सहगल उनकी भांजी लगती उनके, और वही नहीं, एक बिहार के महोदय हैं, वो लगातार संसद के बाहर कर रहे हैं। क्यों? अब देखिए, ये लोग खुद मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि साहब मोदी का नाम एपिस्टील फाइल में आ गया तो नेहरू भी यही थे। अरे मूर्खों, लोग जानते हैं नेहरू की वो बहन है, किसी अपने भाई का बहन के साथ आलिंगन वो किसी यौन अपराध में नहीं आता। एक भांजी के साथ एक मामा का मिलना यौन अपराध में नहीं आता, बल्कि जो नीच प्रवृत्ति के लोग हो, अपनी मौसेरी बहन से शादी करने वाला व्यक्ति और नेहरू पे अंगली उठाता है, भाई बहन के रिश्ते को गंद करने वाला व्यक्ति, वो बात उठाता है। ये तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बिल्कुल संसद में हुआ था। वो उन्होंने जो किस किया था वो उसको भी उन्होंने उठाया था। वो तो कह रहा हूं कि इनके बच्चे, इनके घर की तो महिलाएं और बेटियां, मुझे लगता है कि शायद इनको माफ नहीं करेंगे सब वक्तव्यों पे। जब इनका नजरिया इस तरह, तो अपने घर के बहन बेटियों के प्रति क्या सोचते हो, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो जो एपिस्टील फाइल में नाम आया। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, जो ये डील हुई है, जो अमेरिका के साथ आपकी जो ट्रेड डील हुई है, आप तो क्या, आपका कोई मंत्री जवाब नहीं दे सकता। इसलिए ये तीनों जो घटनाएं हैं, क्योंकि पूरी तौर से अमेरिका ने, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के कनपटी पे एक तरह से पूरी बात अपनी रख करके, जैसे एक बदमाश होता है वो कनपटी पे पिस्टल रख करके अपनी सारी बात, तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने वो सारी चीजें करा डाली। और यहां तक कि वो व्यक्ति 140 करोड़ के लोगों के प्रधानमंत्री को चोर बना रहा है, वो दरोगा बना है, वो ये कह रहा है कि हम निगरानी करेंगे। अब बताइए, मतलब अगर कहीं समझौता होता है तो बराबर के सम्मान के साथ समझौता होता है। हमारा समझौता इस बात पे हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहेंगे हम मान लेंगे, क्योंकि चर्चा इस पे होनी थी। ये वही प्रधानमंत्री जी जिनके लगातार भाषण थे कि देश को झुकने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा। अरे तुमने तो भारत माता को बेच दिया। इन किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून लाए, जिसके खिलाफ 700 किसान शहीद हो गया, उनकी शहादत को तुमने तार तार कर दिया नरेंद्र मोदी जी। इस देश का 65% व्यक्ति जो खेती किसानी करता है, मुझे लगता है उससे बड़ा कोई उद्योग नहीं है जहां सरकार का योगदान उनको किसी मात्र का होता है तो बस सहयोग देने का। वो डीएपी की जो खाद की बोरी थी 50 किलो से 45 किलो, 45 किलो से पता चला 40 किलो तक आने वाली है, और उसके भी दाम बढ़ा दिए। आप वो काम किए, आज वो खाद नहीं पाता किसान आत्महत्या कर लेना लाइन में लग करके। तमाम ऐसी चीजें बताऊं, आप एमएसपी का लीगल कानून नहीं दे पाए, जब कहे कि हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी, आप वो तक नहीं दे पाए उनका जब आपने अनशन तोड़वाया 2024 के चुनाव के पहले। तो तमाम चीजें हैं, मैं उसकी तो इसको लेकर के, और अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका के साथ आपने वो काला संधि किया है कि आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होंगी। वो किस तरह से बर्बाद होंगी कि इसके पहले जितने प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू से लेकर के और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक,
उसमें मैं मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी जोड़ के कहता हूं कि वो भी इतने कायर कमजोर डरपोक नहीं थे, और नहीं नरेंद्र मोदी से बड़ा कायर कमजोर डरपोक कोई प्रधानमंत्री आएगा, इसलिए कि उस समय हम विकासशील देशों की श्रेणी में थे। हमारे उन प्रधानमंत्रियों ने अपने देश के किसानों को, छोटे छोटे लघु उद्योग के जो व्यापारी उनके थे, बड़े उद्योगपतियों को वैश्विक स्तर पे एक कंपटीशन में, प्रतियोगिता में लाने के लिए अमेरिका को 3 से 3.25% हम टैरिफ देते थे अपने सामानों पे, जो हम निर्यात करते थे, और जो हम आयात करते थे कृषि सामान से लेकर के तमाम 50% से लेकर के 170-150% तक हम एक्साइज ड्यूटी लेते थे, इसलिए कि साहब वो विकसित राष्ट्र का कोई सामान आएगा तो हमारे मार्केट के किसान पे, व्यापारी पे, उद्योगपति पे उसका असर न पड़े, हमारी मार्केट कमजोर न हो, इसलिए हम रखते थे। बाद नरेंद्र मोदी जी पहले 50%, अब 50% की कहानी क्या वो भी जान जाइए। जब हम इसी वेनेजुएला से तेल ले रहे थे, ईरान से जब हम तेल ले रहे थे तो ईरान से तेल लेने के लिए धमकी दी गई। ईरान से तेल हमें रुपए के बदले मिलता था, हम डॉलर नहीं देते थे। अब तब नरेंद्र मोदी ने कहा, जब ये हाउडी मोदी करने गए थे तब उसने हड़काया, ईरान से तेल बंद करो तो वेनेजुएला से तेल ले, वेनेजुएला से तेल ले रहे थे तब इसी ट्रंप ने हड़काया तो वेनेजुएला से तेल बंद किया, तब ये पुतिन से लेने लगे, यानी रूस से लेने लगे, और रूस से तेल लेते लेते, और वही रूस है जहां पर रूस से आज 40% खरीद तेल जो है चाइना कर रहा है, वहां प्रतिबंध नहीं है। और जब रूस से जब धमकी दी गई, कहा गया कि आप वहां से तेल लेना बंद करो। इतना ही नहीं, जो संधि हुई है ये कहा गया कि हम निगरानी रखेंगे, और अगर रूस से तेल लेना बंद नहीं करोगे तो भी 50% से जो टैरिफ घटा करके 18% लाए हैं, फिर हम 25% तुम्हारे ऊपर लगा देंगे। तो आप 3-3.25% जो हिंदुस्तान का व्यापारी टैरिफ देकर के अमेरिका अपने सामान को निर्यात करता था, वो 6 गुना हम ज्यादा दे रहे हैं, 18% दे रहे हैं। भारत संघियों उसकी ताली बजा रहे हो, और 0% पे जो उनका सामान हम यहाँ आयात करते थे उसको 150 से लेकर के 150% तक है हम एक्साइज ड्यूटी लगाते थे, उसको 0% पे लाकर उसकी वाहवाही कर रहे हो, अपने ही लोगों को गहरी खाई में डाल रहे हो, और उसके लिए वाहवाही। तो इसको लेकर के चर्चा होती, इसलिए इन सारे बिंदुओं को लेकर के कि राहुल गांधी को बाहर किया जाए, राहुल गांधी पे आरोप लगाया जाए, राहुल गांधी सांसद, अरे राहुल गांधी को सांसद रायबरेली की जनता और देश की जनता देख रही है, वो बनाएगी, कोई भाजपाई संघी नहीं बनाएंगे। नहीं तो राहुल गांधी 4.5 लाख वोट से जीते थे, बस स्थिति दोहरा दिए होते, और बनारस में किसी तरह अपने जो है लाज बचा के नरेंद्र मोदी गए। तो इसलिए इन तीनों मुद्दों पे ये जो AAA है, एक है एपस्टीन फाइल, एक है गौतम अडानी जिसका 18 महीने से संबंध नहीं पकड़ा है, क्योंकि गौतम अडानी जिस दिन अमेरिका की जेल के सलाखों में जाएगा, इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी पूरी तौर से, जो एक राष्ट्रीय स्टेट बना हुआ है। और तीसरा एपस्टीन फाइल, इस एपस्टीन फाइल पे इसलिए कहना चाहता हूं कि इनके मंत्री जयदीप पुरी अभी बयान दे रहे हैं, वो बेशर्म आदमी, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी हो रही है, लगातार लोग सड़कों पे हैं, वहां का जो स्वतंत्र मीडिया सवाल कर रहा है, 30 लाख फाइलें बाहर आ चुकी है और 30 लाख और रह गए 60 लाख में, वो भी बाहर आ जाएंगे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री स्टार्टमेयर का जो मंत्री था मेडल्सन, वो भी तो ही काम किया था, जैसे जयदीप पुरी कर रहे हैं, वो तो मीटिंग, जयदीप पुरी तो मीटिंग करने गए थे, उसका तो केवल मेडल्सन का नाम आया है, उसको त्यागपत्र देकर हट जाना पड़ा। जयदीप पुरी, आप कितने बड़े मतलब शरीफ आदमी हो, या कितनी शराफत का नकली चादर ओढ़ होगी, अरे तनिक भी आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज होती, जिस घटना में आपका नाम आया तनिक से आपके पास मर्यादा होती, तो अपने पद से हट जाते। उस मेडल्सन को देख करते जिसका केवल नाम आया, आप तो स्वीकार कर रहे हो ना कि मैं मिलने गया, मेरी बेटियों ने धन्यवाद दिया कि आपकी किताबें बहुत अच्छी थी मिस्टर, मतलब उसको लेकर के। दूसरी बात, वहीं पे इंग्लैंड में एक राजकुमार को, उसको उस जो है पैलेस से बाहर कर दिया गया, राजकुमार की पदवी ले ली गई, नॉर्वे की राजकुमारी ने माफी मांग रही है, तमाम ऐसे वहां के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी आ रही गवाही देने के लिए, और ऐसे कितने लोग हैं, कितने उद्योगपतियों ने, बिल गेट्स का नाम आया है, तमाम लोगों के नाम आया, तो वहां पर आप केवल नरेंद्र मोदी जी का नाम आ गया,
तो संसद में आप नेहरू जी को जोड़ रहे हो। किसी हमारे सांसद ने, हमारे मुझे लगता है इमरान प्रतापगढ़ी ने सही बात कही कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आइंस्टीन से जोड़ा जाता था। और देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी का नाम एपस्टीन से जोड़ा जा रहा है। इसलिए ये डिग्री कांत दुबे हो या वो बिहार वाले मिस्टर सिंह हैं जो वो दिखा रहे हैं, तो इससे देश सब जानता है। और अब एआई को लेकर के कोई मुकदमा नहीं होगा। एआई की तस्वीर दिखाने वाले इनको मुकदमा नहीं होगा। फर्जी कथानक गढ़ने वाले इस डिग्री कांत दुबे के ऊपर मुकदमा नहीं होगा। राहुल गांधी को रोका जाएगा। तो पूरी तौर से, और एक चीज और बता दूं कि ये सरकार अभी और बैकफुट पे जाएगी। 6 सालों से इन्होंने लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं चुना जी। नैतिकता अगर होती, संसदीय परंपरा के अंदर प्रधानमंत्री जी आपकी नैतिकता होती तो आप उपाध्यक्ष चुनते। और उपाध्यक्ष कहां चुना जाता? क्योंकि अध्यक्ष सत्ता पद से होता, उपाध्यक्ष विपक्ष से होता। और विपक्ष का उपाध्यक्ष अगर आज लोकसभा का सदन को चलाता, उसकी कार्रवाई को चलाता, तो निश्चित ये सारी सच्चाइयां सामने आती। तब राहुल गांधी को रोकने न दिया जाता। और राहुल गांधी किस लिए नहीं, विपक्ष का? राहुल गांधी इस देश के 140 करोड़ लोगों की सच की आवाज है। और राहुल गांधी को जब संसदीय मंत्री रिजिजू जी साहब ने रोका और कहा कि ऑथेंटिकेट करिए, होता है ना कि देखिए जब आप गलती करते हैं और ईमानदार आदमी को ललकारते हैं तो ईमानदार आदमी डरता नहीं है। वो डरता है तो केवल उससे बेईमानी न हो जाए, वो बेईमानों से नहीं डरता। राहुल गांधी ने कहा ठीक है मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं। वो तो सारी चीज ऑथेंटिकेट क्या कर रहा है, अमेरिका की कोर्ट में सारी चीज खुलासा है। लेकिन पूर्व कांग्रेसी थे जगदम्बिका पाल साहब, वो बुद्धि लगा गए, कह रहे नहीं राहुल जी हमें नहीं चाहिए भाई, हमने नहीं मांगा, पीठ पे मैं हूं, वो मंत्री छोड़िए, यहां मैं तय करूंगा। लेकिन वहां क्या लेंगे? जगदम्बिका पाल जी पूरी भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को एहसानमंद होना चाहिए कि पूरे आरएसएस से लेकर नरेंद्र मोदी का चीरहरण होने से रोक दिया। क्योंकि अगर वो काम जगदम्बिका पाल जी ने भी कर दिया होता कि राहुल गांधी जी हाँ ठीक है ऑथेंटिकेट करिए, तो संसदीय इतिहास के पन्नों में काला इतिहास, देश के प्रधानमंत्री का कच्चा चिट्ठा, सब कुछ राहुल जी के द्वारा वो अंकित होता, लिखा जाता और हम पूरी दुनिया में हमारी मृत्यु होती। तो इसलिए इन सारी चीजों को लेकर के मैं इतना कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने देश की जनता के सामने इस तथाकथित राष्ट्रवादी, विकासवादी और जो एक हम कहते हैं कि सनातनवादी, इस सरकार के मुखौटे उतार के फेंक दिया है। क्योंकि जो लोग सनातन की बात करते हैं वो मानव तस्करी करने वाले बालिकाओं का रेप और उनके मांस खाने वालों के साथ नाम आ जाए और वो अगर अपने पद पे बने हुए, तो मुझे लगता है सनातनी होने का कतई उनको अधिकार नहीं रहता। जिस देश के सेनाध्यक्ष वो गिड़गिड़ाता रहे कि मुझे क्या करना है, उस सेनाध्यक्ष को यह कहा जाए कि जो उचित लगे वो करो, तो ऐसे पद पे प्रधानमंत्री को बनने का अधिकार नहीं है। जिस देश के संसद में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है और देश का संसद का लोकसभा अध्यक्ष कहे कि साहब प्रधानमंत्री को रोक दिया, तो मुझे लगता है कि उसी संसद में देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देकर के हट जाना चाहिए कि ऐसे नक्कारे लोग जब प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर सकते संसद में, तो 140 करोड़ लोगों की रक्षा क्या करोगे। और तीसरी बात, एक राष्ट्रीय सेठ गौतम अडानी को लेकर के उसकी साख को बचाने के लिए, उस बेईमान उद्योगपति को बचाने के लिए हिंदुस्तान के 140 करोड़ की आने वाली पीढ़ी को अमेरिकन डील के नाम पे अंधकारमय भविष्य देकर के इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की साख, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से एक गहरी खाई में ढकेल दिया है, जिसका परिणाम आने वाले दिन में हमारी पीढ़ियां भुगतेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, आपने बहुत विस्तार से हर एक बिंदु पर अपना पक्ष रखा है। यहाँ दर्शकों से मैं कहूंगा कि जो चीजें संजीव जी ने कही हैं वो कोई नई चीजें नहीं कही हैं, लेकिन यही सच है। अब आप सोच सकते हैं कि अमेरिका, जिसे कि हमारे प्रधानमंत्री उनके राष्ट्रपति को माय डियर फ्रेंड ट्रंप कहा करते थे, आपके ऊपर
18% की टैरिफ लगाता है। एक और दूसरा, बांग्लादेश आपका पड़ोसी देश है जो टेक्सटाइल की दुनिया में, अमेरिका में बड़ा मार्केट था भारत का, उसको तहस नहस करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, समाप्त करने के लिए वो वहां 0% पर उसका सारा माल जो है वो अमेरिका में बिकेगा। किस तरह की ये बराबर है, किस तरह से ये डील इसे कहा किस तरह से जा सकता है। जैसे कि संजीवी ने कहा कि डील हमेशा बराबर वालों के साथ होती है, बराबर की टेबल पे होती है। आप क्या दे रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, ये दोनों पक्षों का समान स्तर होता है। लेकिन यहां पर सब कुछ खत्म कर दिया गया। अपने देश को जो 70 साल ये कहते हैं, इतनी बड़ी ढील किसी विदेशी, आप एक तरह से मान लीजिए कि जो काम इस देश में आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए पूरे देश को गुलाम बनाया गया, एक ट्रंप ने 140 करोड़ जनता को, जिसका पूरा समग्र लेकर के हमारे प्रधानमंत्री आभार प्रकट करते हैं। किस मुंह से वो आभार प्रकट करते हैं? 140 करोड़ जनता को त्राह त्राह करा करके, उनका सारा अधिकार छीन करके, उनकी सारी सुख जो भी चीजें हैं, किसानी से लेकर के, टेक्सटाइल से लेकर के, मशीनरी से लेकर के, सैन्य, पेट्रोल हम कहां से खरीदेंगे ये तय करेगा दूसरा देश। हमारी संप्रभुता पर उन्होंने हमला किया है। ये हमारे इकोनॉमिक बोन्स को तोड़ दिया उन्होंने पूरी तरह से। और एक हम लोगों को लगा था कि एपस्टीन फाइल में जब राहुल गांधी जी ने वो इनके आज के मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री, उनका नाम लिया था, तो हम लोगों को लगा था ये कि जिस तरह से मीटू में एमजे अकबर का नाम आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था नैतिकता के आधार पर, शायद पुरी साहब भी उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये तो सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए चले आए इतनी ढिठाई के साथ। कुछ चीजों को आपने स्वीकार भी किया कि वो उनसे मिल रहे हैं, कितनी बार वो मिल रहे हैं, उनके कहां वो भोजन करने के लिए चीज का आरोपी रहा, वो कह भी रहे हैं, मैं तब जानता था। सब कुछ जानते हुए उसके बावजूद जो है वो ये हेकड़ी, और आप दिखा रहे हैं दूसरे को कि वो युवा नेता अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मैंने देश कितना संसार करेंगे ये लोग, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और बावजूद इसके आज भी लोग ये, अब आज ही मैंने पढ़ रहा था सवेरे कि हमारे वाणिज्य मंत्री का एक स्टेटमेंट आया है कि ढाका की तरह ही हमारा भी जो है वो अमेरिका मान जाएगा, हमको भी 0% पर अपना सामान भेजने के लिए इजाजत दे देगा। ये देगा क्यों? एक चीज मैं ये कहना चाह रहा था, वित्त मंत्री जी के बयान में बहुत अच्छी बात आपने मतलब याद दिलाई। क्या हिंदुस्तान 140 करोड़ की आबादी वाला देश, क्या हमारी संप्रभुता इतनी रह गई कि हम अमेरिका के नौकर हो गए, हम गुलाम हो गए हैं कि ट्रंप हमें तय करेगा कि हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे व्यापार करना है, किसको खरीदना है, किसको देना है, कि ट्रंप तय करेगा। और इस देश का प्रधानमंत्री जो है गूंगा बना हुआ है। ये गूंगा बना होने के पीछे एक कारण है कि एपस्टीन में प्रधानमंत्री की संलिप्तता है। ये गूंगा होने का कारण है कि अडानी के पीछे बचाने का जो नेक्सस का था उसमें मोदी जी हैं, और चीन से जो छुपा हुआ प्रेम है, जिसको MM नरवणे साहब ने खुलासा किया, ये चीन के साथ, क्योंकि अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आके बैठ के मीटिंग किए हैं, इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं चीन के साथ मिलकर के, ये भी संदेह के दायरे में है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर नैतिकता तनिक भी बची हो तो ये व्यक्ति हिंदुस्तान के उस गौरवशाली परंपरा के तहत भारत का प्रधानमंत्री बनने लगा एकदम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आखिरी लाइन को जो आपने कहा, बहुत दिनों से ये अपेक्षा की जा रही है कि जो माहौल इन्होंने क्रिएट किया है इस देश को लेकर के, 12 साल से लाल आंखें, 56 इंची का सीना,
एक सब पर भारी, वो सब कुछ फेल हो गया है। और जिस तरह की चीजें अब सामने आने लगी हैं, आ चुकी हैं, पूरे देश के सामने है, तो हरदीप पुरी ही नहीं, जितने लोगों का नाम एपस्टीन फाइल में है, मैं आप सभी दर्शकों से ये पूछना चाहता हूं और ये सवाल छोड़ करके जाना चाहता हूं कि क्या वो सब लोग नैतिकता के नाते इस्तीफा देंगे? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।